नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप अपने आप को आंकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी, इतने आप सोच लेना और फिर मैं उसका आपको जवाब दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप अच्छा जवाब दे पाएंगे कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50 वर्ण हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं। अच प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं? तो आपने गैस कर लिया होगा, अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण हैं। दोस्तों कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और उसको नोट डाउन करते रहें, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर आपको नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान वकारस्य दंत ओष्ठम क्या है? दंत ओष्ठम। दंत ओष्ठ वकारस्य दंतोष्ठ। ओके दोस्तों, अब देखते हैं आगे। व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल। इसका आंसर मैं इधर लिख दे रही हूँ। व्यंजन को हम हल वर्ण कहते हैं। व्यंजन को हम हल वर्ण कहते हैं। हल के ला में हलंत है। अब देखते हैं गजह में कौन सा प्रत्यय है। तो गजह में कौन सा प्रत्यय है? तो गजह में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो गजह में सुप्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सुप प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये आंसर मैं अभी बिगाड़ दे रही हूँ। अब देखते हैं आगे। गज वाला हो गया, अब आगे चलते हैं। 70 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 70 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो 70 को संस्कृत में दोस्तों आपने सोच लिया होगा क्या बोलते हैं? सप्ततिः। क्या बोलते हैं? सप्तति। स्वजते किस लकार में है? स्वजते किस लकार में है? तो स्वजते दोस्तों किस लकार में है? तो स्वजते आपका है लट लकार। किस में है? लट लकार में है। आप इसको नोट डाउन करते रहें। इतनी को आप नोट डाउन करते रहें। इसके आंसर क्या क्या हैं? इसको इरेज कर देते हैं तो जगह हो जाएगी यहाँ। अब चलिए, स्वजते को किस प्रकार से किस लकार में लिखते हैं? तो स्वजते को हम किस लकार में लिखते हैं? लट लकार में। अब देखते हैं गम का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। तो गम का प्रेरणार्थक रूप गमयति होगा। क्या होगा? गमयति। लिख के बताती हूँ, गमयति। क्या रूप बनेगा? गमयति। अब देखते हैं आगे। गम का प्रेरणार्थक रूप हो गया। उत्तरति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तरति में कौन सा उपसर्ग
है। तो उतरत में उत कौन सा उपसर्ग है? उत, उत उपसर्ग है। अब आगे देखते हैं। गंतुम, गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तो गंतुम में दोस्तों तुमुन प्रत्यय होगा। गंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? गंतुम में तुमुन प्रत्यय होगा। अब देखते हैं कोकिला, कोकिल, कोकिल धन टाप, कोकिल धन टाप। तो इसका रूप क्या बनेगा? ये टाप प्रत्यय है तो इसका रूप बनेगा कोकिला। क्या रूप बनेगा? कोकिला। ये स्त्री प्रत्यय है कोकिला। अब बनेगा वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय है? वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय है? तो वासुदेवा में जो जातिवाचक वर्ण होते हैं उनमें अण प्रत्यय होता है। जैसे वासुदेव है तो उसको वासुदेवा बोलेंगे, तो इसमें अण प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? अण प्रत्यय आपका हो गया। अब देखते हैं वि धन हा धन ल्यप। तो ये ल्यप प्रत्यय है तो इसका शब्द बन जाएगा बिहाय, बिहाय, बिहाय। अब देखते हैं आगे परश्वरः, परश्वः, परश्वः का क्या अर्थ होगा? परश्वः का क्या अर्थ होगा? तो परश्वः का अर्थ होगा परसों, परसों। परसों का अर्थ होगा परसों। क्या अर्थ होगा दोस्तों परसों का? परसों। आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चपला, चपला मूषिका तीव्रम धावति। इस वाक्य में तीव्रम क्या है? चपला मूषिका तीव्रम धावति। इस वाक्य में तीव्रम क्या है? तो इस वाक्य में चपला मूषिका तीव्रम धावति। तो ये तीव्रम क्या है? ये क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? ये तीव्रम क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं आगे। ब्रीडा, ब्रीडा का क्या अर्थ है? तो ब्रीडा को हम क्या बोलते हैं? संस्कृत में ब्रीडा को हम लज्जा, ब्रीडा को हम लज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लज्जा। लज्जा कैसे? लिख के बताती हूँ। लज्जा, लज्जा, लज्जा मीन्स शर्म, ब्रीडा। अब देखते हैं रिजु, रिजु का प्रतिलोम क्या होगा? रिजु का प्रतिलोम क्या होगा? तो रिजु मीन्स होता है टेढ़ा, रिजु, रिजु का वक्र, रिजु का प्रतिलोम होगा वक्र, वक्र। क्या होगा? वक्र। अब देखते हैं आगे। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस कार्य में हो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता की कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्ता की सबसे ज़्यादा इच्छा जिस कार्य को करने की होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उसमें दोस्तों द्वितीय विभक्ति होती है। अब आगे चलते हैं। संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमेशा किया जाता है। करे गृहीत्वा कथितः में करे किस कारक सूत्र के कारण हुआ है? करे गृहीत्वा कथिता में, करे गृहीत्वा कथिता में करे किस कारक सूत्र के कारण हुआ है? तो ये किस
किस कारण से हुआ है? तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा? सोचिए कि इसमें कौन सा कारक होगा। करे गृहीत्वा कथिता, तो इसमें अवच्छेदे सप्तमी लगेगी। इसमें क्या लगेगी? अवच्छेदे सप्तमी। अब देखिए, आगे देखते हैं। उपनगरम, उपनगरम में कौन सा समास हुआ है? उपनगरम, उप उपसर्ग से आपने पकड़ लिया होगा। उपनगरम में अव्ययीभाव समास हुआ है। उपनगरम में अव्ययीभाव समास हुआ है। कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? पहले कर्तृवाच्य होता है, फिर कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो ये दोस्तों ध्यान से सुनना है आपको कि इसमें कर्मवाच्य पूछा गया है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाते हैं तो कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रामा है तो रामा का रामेण हो जाएगा। जल्दी मैं आपके लिए कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य ये सब लेकर आऊँगी, वाच्य परिवर्तन लेकर आऊँगी। अब देखते हैं आगे। कत्वा, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार की क्रिया बनाने में होता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार की क्रिया को बनाने में होता है? तो कत्वा का प्रयोग किस कार्य की? पूर्वकालिक क्रिया। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने में होता है। अब देखते हैं एक्स बहुवचन। प्रदेशों के नाम किस वचन में ब्रवहत होते हैं? प्रदेशों के नाम किस वचन में ब्रवहत होते हैं? तो प्रदेशों के नाम हमेशा बहुवचन में होते हैं। किसमें होते हैं? बहुवचन में। अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। संस्कृत में प्रथम पुरुष हिंदी के किस रूप को कहा जाता है? संस्कृत में प्रथम पुरुष हिंदी के किस रूप को कहा जाता है? तो ये सभी जानते होंगे। तो संस्कृत में प्रथम पुरुष हिंदी के अन्य रूप को, अन्य पुरुष को कहा जाता है।